Hello people, welcome to the session. I'm Rashida Sarsheva, you're with the Chemistry Master Teacher. I hope you are all awesome and blossom. So भाई और बहनों, आज हम लोग करने वाले टॉप 10 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम इज मैटर अराउंड अस इज प्योर. कुछ सेशंस पहले मेरे पास चैट बॉक्स में इसकी डिमांड आई थी कि मैम इज मैटर अराउंड अस इज प्योर रिवाइज करा दो. सो 10 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हम लोग आज करने वाले, इट विल हेल्प यू टू इंटायरली रिवाइज दिस चैप्टर. तो क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना एक अच्छा जरिया है पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए. सो आप साथ साथ में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, अलॉन्ग विद दैट आंसर्स लिखना सीख रहे हो, कीवर्ड्स पे हम लोग फोकस करेंगे. सो या दिस इज द बेस्ट थिंग टू रिवाइज योर चैप्टर. So let's start and solve competency based questions. अगर किसी के दिमाग में ये डाउट है कि बस competency based questions होते क्या है, so let me make this clear for you बस कि competency based questions होते हैं skill based questions, case based questions. case based मतलब एक केस देकर आपको उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा, या फिर assertion reason questions, multiple choice questions, objective questions जिसे हम कहते हैं, they also comes under competency questions. तो आप लोग का skill set चेक करा जाता है by such kind of questions, और इसका परसेंटेज आज के CBSE पेपर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. सो पहले भी आते थे, लेकिन अब परसेंटेज ऑफ सच क्वेश्चंस हैज़ इंक्रीज्ड क्योंकि आप लोग का इंटेलिजेंस लेवल भी बढ़ रहा है. Okay guys, so this is a simple riddle for you, fun riddle for you. तो देखते हैं किसके दिमाग की बत्ती जलती है और कौन इसका आंसर कर पाता है. Where does a fish keeps their money? What do you think? Fish पैसा कहाँ रखती है अपना? It's a funny question और इसका आंसर उससे भी ज़्यादा funny है. So yeah, I will tell you the answer for this by the end of the session, so stay tuned. So भाई और बहनों, this is the schedule of week. Do not miss any session क्योंकि आगे आने वाले आपके structure of atoms, electronic configuration and valency. Electronic configuration is a third topic जो not only works for grade 9 but grade 10 में भी आपकी equally काम आता है. Top 5 case based questions of matter in our surrounding. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस में वही केस देकर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस. हर तरह का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में शॉक ना लगे. 10 assertion reason based questions of atoms and molecules. assertion reason का मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि कई बार आप लोग गलतियां करते हो. तो आई टेल यू द वे हाउ टू सॉल्व assertion reason, हैंडल करने का तरीका. स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स अगेन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, और इसके अंदर एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे. देन क्लास 9 के चैप्टर्स जो केमिस्ट्री के, वो कौन कौन से डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं और हम उनको कैसे आसान बना सकते हैं. So that part also I'll be discussing. And lastly, trick to learn isotopes, isobars and isotones. So this is a schedule of week which consists of very very interesting topics, very fruitful topic. और आप लोग ये सेशंस देख के बोलोगे अरे हाँ मैम आज तो कुछ सीख के गए हैं. जब ये फील आ जाए ना तो प्रेस द लाइक बटन. Okay. Moving on to our very first question. So question क्या कहता है? Let's read it. An element is sonorous, मतलब टन 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 आवाज करता है, ढप ढप नहीं. I think this is metal. No, this is metal. I don't know if you are getting that sound or not. So an element is sonorous, highly ductile, means it turns into thin wires. Under which category would you classify this element, and what other characteristics do you expect the element to possess? सो जिसमें टन 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 वाला रिंगिंग साउंड आता है, और ऐसा एलिमेंट जो कि स्ट्रेच कर सकते हैं हम लोग इन वायर्स ऑल्सो बिकॉज इट्स डक्टाइल. तो आप ऐसे एलिमेंट को किस कैटेगरी में क्लासिफाई करोगे, और उसी एलिमेंट के और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हो सकते हैं. क्या बोल दी पब्लिक? सो सोनोरिटी, डक्टिलिटी जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे मेटल्स में होते हैं. अगर आपके दिमाग में यही आंसर आ रहा है तो वाह भाई वाह, इट्स अ किक स्टार्ट फॉर दिस सेशन. सो मेटल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. अब इन दो प्रॉपर्टी के अलावा और कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी आप इनमें एक्सपेक्ट करते हो? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट? नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन फैक्ट हीट कंडक्टिविटी ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ इट. सोनोरिटी हो गया, malleability is also
राइट, मेलिएबिलिटी, जहाँ पे हम लोग शीट्स में कन्वर्ट करते हैं. इन फैक्ट दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. सो दीज आर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसी एलिमेंट में पोजेस होगी, बिकॉज बीइंग अ मेटल ये प्रॉपर्टीज उनका पार्ट है. So it's metal, definitely classified. Malleability, heat, electrical conductivity, luster. Yeah, how can I forget luster? Chamka wala behavior which shines a lot. So yes, that's also one of the property of metals. Moving on to our next question. It's super duper important. आजकल के टाइम का सबसे hot question है ये. So yeah, read it properly, carefully और आराम से आंसर सोचना, गलती मत करना. Arun has prepared 0.01% by mass solution of sodium chloride in water. Which of the following correctly represents the composition of the solution? So normally क्या है ये mass by volume. Sodium chloride डाला है पानी के अंदर, तो हम लोग basically mass by volume percentage की बात करें, जिसका formula होता है mass of solute divided by volume of solution. Volume of solution into 100, right? वो कह रहा है कि mass by volume जो है वो already 0.1%, 0.01, my bad, 0.01% है. ठीक है, आपको ये बनाना है. तो अब आप सोचो आपकी क्या कैलकुलेशन में होना चाहिए so that you get 0.01%. You know what? आपको पेन पेपर की जरूरत भी नहीं है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. सच्ची बता रही हूँ, you not even need pen and paper. अगर मैथ्स में थोड़े से स्मार्ट हो तो कर लोगे. मुझ जैसे हो तो मुझे ज़रूरत पड़ती है पेपर पेन की. So yeah. Okay, 1 gram of NaCl in 100 grams of water. अब आप सोच के देखो, अगर 1 ग्राम NaCl 100 grams of water में है तो मुझे सोल्यूशन बनाने के लिए, देखो सल्यूट के लिए मैं 1 ग्राम लगा दूंगी, लेकिन सोल्यूशन के लिए मुझे ये दोनों का एडिशन चाहिए, बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सो 1 plus 100 that will give me 101 into 100. So basically मेरे को 1 divided by 101 करना पड़ेगा, या 1 डिवाइडेड बाय 101 करेंगे तब जाके मेरे पास कुछ फ्रैक्शन में आंसर आएगा, बट इट विल डेफिनेटली नॉट बी 1.01%, 0.01%. ये तो कतई नहीं आएगा मेरे पास. सो ये तो बिल्कुल नहीं है. ऑप्शन ए काटो. 0.11 grams of NaCl plus 100 grams. So basically अगर मैं करूँ 1/10 0.11 into 100, तो क्या मेरे पास 0.01% आएगा? 0.11 डिवाइडेड बाय 100.11 into 100. क्या इस कैलकुलेशन के बाद 0.01% आएगा? नहीं आएगा. तो हम ऐसा कौन सा डेटा चुने जिससे काट पीट के हमारे पास 0.01% आए? तो अगर मेरे पास 0.01 ग्राम है ऑफ NaCl और उससे मैं 99.99 ग्राम्स ऑफ वाटर में मिक्स करूं, सो ओवरऑल व्हाट विल आई हैव? मास ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 99.99 प्लस 0.01 विल गिव मी 100 into 100. मैं सिर्फ इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर रही हूँ. 100 और 100 कटा तो कितना परसेंट आएगा? दैट विल बी 0.01. Clear, boss? So I hope it is clear. So your answer will be option C. Option C आंसर होगा, जहां पे आपने कॉम्बिनेशन क्या लिया है? 0.01 grams of NaCl will be added into 9.99 grams of water. Yeah? Clear, boss? All right. Moving on to our next question. Next question पे जाते हैं. Haven't you noticed the caption shake well before use? करा होगा. जब हम लोग कोई भी माजा काइंड ऑफ ड्रिंक पीते हैं या फिर बोट के जो जूसेस आते हैं, रियल जूसेस के डब्बे आते हैं, पीछे देखोगे तो दे ऑलवेज राइट शेक वेल बिफोर यूज. इन फैक्ट जो मेडिसिन आती है लाइक जेलियोसिल हो गया
or any other medicines like this, they have always written behind shake well before use. In certain medicine bottles, to which class do the substance in them belong to? Colloid, solution or suspension? तो ऐसे बॉटल्स में क्या लगता है आपको होगा, whether it's a colloid, whether it's a solution, whether it's a suspension, and what is the relevance of such instructions on these bottles? इसका मतलब क्यों लिखा है भाई तुमने ये, ऐवे नहीं खोल के पी सकते, क्यों आप हमें शेक करना जरूरी है उसको before use? So do let me know in the chat box. तो क्या ये colloid है, solution है या suspension है? So आप लोगों को मैं प्रॉपर्टीज अगर रिकॉल कराऊं तो सोल्यूशन के अंदर तो बॉस पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एट ऑल, इनफैक्ट दिखते भी नहीं है अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, सो दे आर होमोजीनियस मिक्सचर. अगर हम कोलॉइड्स और सस्पेंशन की बात करें तो कोलॉइड्स हेट्रोजीनियस है, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस है, परंतु कोलॉइड्स के अंदर पार्टिकल्स विल नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम, चाहे तुम उसे कितनी ही देर छोड़ दो. लेकिन सस्पेंशन के केस में पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, हेवी होते हैं, दैट दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन यू कीप इट अनडिस्टर्ब्ड. सो इन दैट केस जो आपको सोल्यूशन, जो आपको सब्सटेंस दिया जा रहा है, कॉम्पोजिशन दिया जा रहा है, दैट्स एक्चुअली सस्पेंशन. वो मिक्सचर सस्पेंशन का होता है, तो आप उसको उसी की कैटेगरी में डालोगे. सो आंसर वुड बी this. Now, what is the relevance of such instruction in these bottles? So that you mix everything properly. इसीलिए जो भी चीजें नीचे बैठ गई है वो वापस से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सस्पेंड हो जाए while you are intaking that medicine. तो उसका medicinal property आपको भरपूर मिले. That is the relevance of writing shake before use. So it is used for shaking because it is settled down after a long time. If you keep it undisturbed for a longer time, आप लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाता है कभी कभार, नीचे एकदम डार्क सा ऊपर लाइट हो जाता है. So you shake it properly before you use it. So yeah, it's a class of suspension. I hope it is clear. That's perfect. Okay, moving on to our next question. Now, smoke and fog are both aerosols. In what way they are different? तो एरोसोल्स किसका पार्ट होते हैं? एरोसोल्स होते हैं कोलॉइड्स का पार्ट, है ना. और जैसे सोल्यूशन के अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, ऐसे ही कोलॉइड्स के अंदर इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स से मिलके बने होते हैं, दैट इज डीपी, डिस्पर्स्ड फेज, एंड डिस्पर्शन मीडियम, डीएम. डीपी, डिस्पर्स्ड फेज, dispersion medium, क्या मतलब है? dispersion medium which is in larger quantity and dispersed phase which is in smaller quantity. तो अगर हम लोग स्मोक या फॉग की बात करें, इन दोनों के केस में डिस्पर्शन मीडियम इज सेम. इन दोनों के केस में इट इज अ गैस विच इज अ डिस्पर्शन मीडियम. लेकिन हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज. दोनों का डिस्पर्स्ड फेज इज डिफरेंट. लाइक इन केस ऑफ स्मोक इट्स सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज इन केस ऑफ स्मोक it's solid, means the one which is present in smaller quantity, and dispersion medium is the one which is present in larger quantity. In case of fog, it is liquid. The one which is present in dispersed phase in fog is liquid. दोनों aerosol है, but how they are different? Difference आता है dispersed phase की वजह से, जबकि दोनों के अंदर dispersion medium is common, that is gas. So let's take a look how to write the answer. Smoke and fog के अंदर dispersion medium same होता है, whereas difference happens in dispersed phase. तो यहाँ पे आप दोगे कि dispersed phase fog के अंदर liquid है, whereas in smoke it is solid. Is that clear to all of you? समझ लो? Okay. All right. Moving on to our next question. Explain why particles of colloid solutions do not settle down when left undisturbed, while in case of suspension they do. Let's pick two examples. एक कोलॉइड का लेते हैं और एक सस्पेंशन का लेते हैं, अपने आप समझ में आएगा. कोलॉइड का एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं ब्लड, और सस्पेंशन में एक एग्जाम्पल लेते हैं मड एंड वाटर. ठीक है. कोलॉइड्स की अगर ब्लड की बात करी जाए तो अगर हम ब्लड को रख दें तो क्या WBC, RBC, प्लेटलेट सब अलग हो जाएंगे अपने आप? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप धन्य है प्रभु. चरण स्पर्श. अगर आपका आंसर ना है तो भाई बहुत बढ़िया. कोलॉइड्स के अंदर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन एग्जाम्पल, स्पेसिफिकली हमने ब्लड लिया है, तो RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इनको सेपरेट करने के लिए एक प्रॉपर टेक्निक है विच वी कॉल इट एज सेंट्रीफ्यूगेशन. ये
ऐसे रखे रखे सेपरेट नहीं होते, क्योंकि पार्टिकल साइज अगर हम कंपेयर करें बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलॉइड, तो सस्पेंशन के केस में पार्टिकल साइज बड़ा होता है विच इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, जबकि इन केस ऑफ कोलॉइड पार्टिकल साइज इज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर. ऑब्वियसली पार्टिकल साइज छोटा है तो हल्के भी होते हैं. सो इन दैट केस दे आर होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स आर स्मॉलर एज कंपेयर टू सस्पेंशन का साइज पार्टिकल्स का. So they will settle down because they are heavier and they will be influenced to gravity. तो वो नीचे सेटल होते हैं, जैसे कि मड इन वाटर. छोड़ दो तुम मिट्टी वाले पानी को थोड़ी देर के लिए, तो मिट्टी अपने आप नीचे सेटल होने लगती है. So that's suspension, whereas colloids का particle size is little smaller as compared to the size of suspension का particles. I hope that is clear. Chale futte, let's sort some more chemical later. Next question. The seawater can be classified as homogeneous as well as heterogeneous mixture. Comment. Okay. तो सी वाटर होमोजीनियस में भी आता है, हेट्रोजीनियस में भी आता है. पहले होमोजीनियस का मतलब होता है विच हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, मीन्स पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्सड है. जैसे लेमनेड है, लेमनेड का पहला सिप दूसरा सिप आखिरी सिप एकदम सेम टेस्ट करता है. कॉफी अगर पी रहे हो तो पहला सिप से आखिरी सिप इट टेस्ट सेम. होमोजीनियस मतलब पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली हर जगह इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. Whereas heterogeneous mixture का मतलब होता है which has a different or I must say non-uniform composition throughout. Non-uniform composition बोले तो आपको पार्टिकल सस्पेंडेड दिख रहे, जैसे कि सस्पेंशन का केस हो गया, या आप इनको सेपरेट कर सकते हो. They also follow Tyndall effect. तो पार्टिकल साइज इज बिग इनफ एज कंपेयर टू होमोजीनियस. होमोजीनियस को हम लोग सोल्यूशंस भी कहते हैं, whereas heterogeneous are colloids and suspensions, right? So अगर हम लोग सी वाटर को देखें तो सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स, लाइक सी प्लांटेशन भी होगा उसके अंदर, एल्गी वगैरह भी होता है, सॉल्ट होता है. तो सॉल्ट जब पानी में मिक्स है, गैसेस विच आर मिक्स प्रॉपर्ली इनटू वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस भी मिक्स होती है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर क्रिएट करता है. लेकिन इसके अलावा एनिमल्स हो गए, सैंड रॉकी मटेरियल्स हो गए, राइट, प्लांटेशंस हो गया, दे आर नॉट डिसॉल्व्ड इनटू वाटर, दे आर सस्पेंडेड और दे आर विजिबल to our naked eyes. So इसीलिए हम उसको heterogeneous भी consider करते हैं. So sea water is a homogeneous mixture also as well as it's a heterogeneous mixture. Comment करने के लिए आपको एक एक चीज specify करनी पड़ेगी. Why it is homogeneous? Because it comprises of water and salt, so they will be mixed properly. Heterogeneous क्यों है? क्योंकि deep sea के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो it consists of mud, decay plants, etc. So that's why we consider them as heterogeneous mixtures also. Clear है boss? चागे फट्टे. All right, let's move on. A positive note to our next question. What would you observe when a saturated solution of potassium chloride prepared at 60 degrees Celsius is allowed to cool to room temperature? अच्छा चलो, पोटेशियम क्लोराइड को एक बार भूल जाओ. सिंपल सा शुगर एंड वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. लेट्स टेक शुगर इनटू वाटर. मैं आपको 3 कंडीशन दूंगी, आप ये आंसर अपने आप दे दोगे, फटाक से दोगे. हमने 2 स्पून शुगर डिसॉल्व करा, ठीक है, डिसॉल्व करा एट रूम टेम्परेचर, और आराम से 1000 ml 1 लीटर वाटर हमने लिया है, इसके अंदर 2 स्पून ऑफ शुगर डिसॉल्व हुआ, हो गया आराम से. ओके, नाउ 5 स्पून ऑफ शुगर हमने डिसॉल्व करा इन सेम अमाउंट, बट 3-4 स्पून तक इट डिसॉल्व, 4 स्पून तक इट डिसॉल्व्ड, बट जैसे ही हमने 5th स्पून डाला इट स्टॉप डिसॉल्विंग, रुक गया, डिसोल्यूशन रुक गया. तो पहले वाला जो आपका केस है, इन फर्स्ट केस इट्स कॉल्ड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. अभी इसको हम बोलेंगे unsaturated. First case is unsaturated. Means आप जितना सोल्यूट डाल रहे हो वो गिवन सोल्यूशन पे तो नॉर्मल टेम्परेचर डिसॉल्व हो रहा है. Now सेकेंड वाले केस पे क्योंकि डिसोल्यूशन रुक चुका है कि अब भाई हमसे ना हो पाएगा, जितना डिसॉल्व कर सकते थे उतना हो गया, अभी लिमिट क्रॉस हो गई, अब तुम रुक जाओ. मतलब अपन का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, तो दैट मीन्स सेकेंड वाला इज सैचुरेटेड. अभी ये सैचुरेट हो चुका है.
अब अगर इसी 5 स्पून वाले को हम हीट करें, अगर मैं इसी को हीट करने रख दूं, तो क्या वो जो 5वां स्पून डाला था वो डिसॉल्व होगा? अपने आप से पूछ के देखो। जब घर में चाय बनाते हो तो क्या शुगर जल्दी डिसॉल्व होती है? होती है। तो बेसिकली solubility डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हाँ कि ना? सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है। तो अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, यहां पे 5वां स्पून क्या 6ठा स्पून में डिसॉल्व होगा, तो मैं इसमें 6 स्पून भी डाल दो भाई, वो भी डिसॉल्व होगा, प्लस 6 स्पून, या फिर आई शुड हैव रिटन +1। तुम लोग तो भैया ऐड कर दोगे, तुम्हारा क्या भरोसा है। सो आई विल राइट 1 +1 स्पून हमने यहाँ पर डाल दिया, तो टोटल 6 स्पून हो चुके हैं। तो अभी 6 स्पून भी डिसॉल्व हो जाएंगे उसके अंदर। तो अब जब आप इसको रूम टेम्परेचर पे कूल करोगे, डिसॉल्व हो गया, चलो ठीक है। इस समय इसका केस क्या है? इट्स सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड बोले तो आपके गिवन सल्यूट से भी ज्यादा सल्यूट जब डिसॉल्व हो जाए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां पर अनसैचुरेटेड, दूसरा वाला केस सैचुरेटेड, जब भी डिसॉल्व होना बंद हो गया, फिर आपने उसको हीट करा, हीट करते टाइम मोर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व्ड एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ हायर टेम्परेचर, ये सुपर सैचुरेटेड है। अब आपने इसको कूल करने छोड़ दिया एट रूम टेम्परेचर, तो अब क्या होगा? जितना एक्स्ट्रा सॉल्यूट आपने हीट की वजह से डिसॉल्व करा था, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने हीट की वजह से डिसॉल्व करा था, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। क्रिस्टलाइज बोले तो वो वापस से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा। सो वापस से इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो और ये सेम सिनेरियो अप्लाई करो, यही मिलेगा। अभी शुगर की जगह KCl लगा दो। What would you observe when a saturated solution of KCl is prepared at 60 degrees Celsius is allowed to cool at a room temperature? अगर यहां पर KCl होता और उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन होता 60 डिग्री सेल्सियस वाला, और हम उसे रूम टेम्परेचर पे कूल करने छोड़ते, तो वो किस में कन्वर्ट होता? इट वुड हैव कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट, क्रिस्टलाइज हो जाता। समझ ला? ऐसा क्लियर? आप वो पता है एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हो। यू कैन ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एट होम, बस परमिशन ले लेना, थोड़ा सा शुगर और पानी वेस्ट होगा, बट या यू विल अंडरस्टैंड। Okay, so solubility of the solid state is affected by the change in temperature. So potassium chloride will be separated from saturated solution when temperature of solution is reduced, means जब आप इसको cool करोगे at room temperature, so they were going to turn separate होने लगेंगे and solid state में convert हो जाएंगे। I hope that's clear to you all. Okay जी, moving on to our next question. Assertion reason based question है, आराम से पढ़ना। Solution of table salt in glass of water is homogeneous. Reason कहता है because the solution having a different composition throughout is homogeneous. क्या बोली पब्लिक? कुछ झोल-झाल है या सब बढ़िया चल रहा है? All good? टेबल सॉल्ट बोले तो नमक, जो हम रोज खाते, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, कुछ भी बोल दो। सोडियम क्लोराइड को पानी में मिक्स करते हैं तो वो होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, और रीजन कहता है क्योंकि सॉल्यूशन के पास डिफरेंट कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट इज होमोजेनियस। क्या माँ, क्या बात कर रहे हो आप? Will homogeneous have a different composition throughout? होमो का मतलब ही सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है। सो भाई ये तो एकदम गलत स्टेटमेंट फ्रॉम एपिक्लोटिस, गलत। और ऊपर वाला बिल्कुल ठीक है, नमक का पानी नहीं बनाते हो, गार्गल्स करते हो तो नमक का पानी नहीं बनाते हो, नमक पूरी तरीके से डिसॉल्व होता है। इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर, सो दैट मेक्स A as true and R as false, and option C is your fata-fati answer. Good, good going. Next question on your screen. All homogeneous substances are pure and alloys are a homogeneous mixture of solids. क्या बोल दी पब्लिक? What do you think?
All homogeneous substances are pure. Alloys are homogeneous mixtures of solid. अच्छा, alloy का एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि let's say steel. Steel is a mixture of iron and carbon. Iron solid होता है, carbon solid होता है. Stainless steel is a mixture of iron, chromium, nickel, carbon. सब solid है. Metal है या non-metal, that doesn't matter, but they are solids only. So alloys are the homogeneous mixtures of solid. That's true. सही है, हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसको मिक्स करके फिर सॉलिडिफाई कर देते हैं. All homogeneous mixtures, all homogeneous substances are pure. Okay, pure का definition ये कहता है, it's made up of one type or one kind of substance. प्योर में एलिमेंट्स आते हैं, प्योर में कंपाउंड्स आते हैं. एंड होमोजेनियस इज अ मिक्सचर. वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे अंदर कुछ मिक्स्ड है. हाउ कैन आई बी प्योर इफ समथिंग इज मिक्स्ड, राइट? तो वो कह रहा है भाई कि होमोजेनियस सब्सटेंसेस आर प्योर. नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. दैट मेक्स ऑप्शन डी एज योर परफेक्ट आंसर. सो अगर आप लोग को कहीं पे डाउट आ रहा है तो ये वाला एक फ्लो चार्ट याद कर लो जो आप लोग पढ़ के आए हो. मैटर जो है वो प्योर में डिवाइड होता है और इम्प्योर में. इम्प्योर जो है वो आपके मिक्सचर्स होते हैं. मिक्सचर्स में आपने होमो और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स पढ़े हैं. प्योर के अंदर आते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट्स में आते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. आई होप कुछ धुंधला धुंधला याद आया होगा. Yeah? Alright, next question on your screen. When a beam of light is passed through a colloidal solution placed in a dark place, the path of beam becomes visible. Okay? Reason कहता है light gets scattered by a colloidal solution. ठीक है? Okay. Cool. Read it and find out if there is any mistake. या सब कुछ सत्य वचन चल रहा है, एक्सप्लेनेशन क्या सही है या नहीं, ढूंढो, बूझो तो जाने. Assertion: when a beam of light is passed through a colloidal solution placed in dark place, the path of beam becomes visible. देखो, अगर आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, light beam become visible means scatter दिखाई दिया, scattering was visible, fine, and light gets scattered by colloidal particles. So what do you think? देखो ये दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. अगर आप कोलॉइडल सॉल्यूशन में से लाइट का बीम पास करते हो, बिकॉज इट्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि वो टिंडल इफेक्ट शो कर देगा, लेकिन छोटे हैं कि आपको आंखों से नहीं दिखते. तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे रख सकते हो? पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आइज, बट दे आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट एंड शो टिंडल इफेक्ट. सो येस, दे डू स्कैटर लाइट. कोलॉइडल पार्टिकल्स बिल्कुल स्कैटर करते हैं. एंड येस, दीज टू स्टेटमेंट्स आर एकदम कड़क. As well as this reason for the given assertion is also absolutely perfect. समझला? सही तो बोल रहा है, सब कुछ सही है यहाँ पे. ओके, तो ये कोलॉइड्स के बारे में उसने सब बताया रिलेटेड टू द टिंडल इफेक्ट. ऑलराइट गाइस, सो सक्सेसफुली वी हैव कम टू द एंड. मुझे जरूर बताना टॉप 10 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आपने कहाँ गड़बड़ करी, कितने मार्क्स आप लोग ने गेन करे, यहाँ पे कितने गवाए, असर्शन रीजन एकदम सही थे आप लोगों के या कहीं कुछ गड़बड़ करी. डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. सो टेक योर होमवर्क. लेट्स हैव अ होमवर्क क्वेश्चन. क्लासिफाई द फॉलोइंग और एज अ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. आपको क्या लगता है ये केमिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल? Second, metallic sodium is soft enough to be cut with a knife. Is this the part of a chemical lota or a physical lota? No, physical is not a lota. Chemical property or a physical property. So, जल्दी से अपना homework का answer chat box में दे. I will come there, check your answer and next session में hopefully you will be a homework star. So, जिनको answer मिल चुका है as a river bank, गुड जॉब गाइज. इट्स अ वेरी वेरी फनी आंसर. तो जिन्होंने बाद में सेशन ज्वाइन करा है उनको मैं बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में एक रिडल पूछा था जिसका रिडल था कि फिश अपना मनी कहाँ रखती हैं? रिवर बैंक. ओके,
All right, that's a very very funny thingy. I find it very funny. So all right guys, next time फिर से मिलेंगे एक और riddle के साथ an interesting topic. So you will find me on my Insta and Telegram channel as well. Or that was it from my side. This is me, Rajita Sirjeva, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy. Always in फिर मिलेंगे चलते चलते. Ta-da. See ya.